हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग लूसेंट के साइंस एरिया को कवर कर रहे हैं। इसमें से कुछ चैप्टर को पहले हम लोग कवर कर चुके हैं। आप अगर यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख लें। इससे पहले का जो भी चैप्टर है आप उसे वहाँ जाके कवर कर सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में करीब 4 चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। पहला तो ये हो गया दाब, दूसरा आ जाएगा प्लवन, तीसरा पृष्ठ तनाव और चौथा सयांता। ये चारों चैप्टर इंपॉर्टेंट, यानी फिजिक्स के सारे एरिया इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस वीडियो में जितने टॉपिक हम कंप्लीट करने वाले हैं ये सभी इंपॉर्टेंट ही है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब दाब किसे कहते हैं, यानी प्रेशर। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसका फार्मूला क्या है, पृष्ठ के लंबवत बल और पृष्ठ का क्षेत्रफल। फार्मूला बड़ा कम पूछा जाता है और इसका डिफिनेशन भी रेयर ही कि आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। बस एक बार हल्का सा देख लें। अब इम्पोर्टेंट होता है कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है। इसका एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसे आप याद रख सकते हैं, जिसे पास्कल भी कहा जाता है। और यह एक कैसी राशि है दाब, ये अदिश राशि है। आपको शायद याद हो ना हो ये, लेकिन 65वीं बीपीएससी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि दाब एक किस प्रकार की राशि है। तो ऑप्शन में 4 थे, तो उसमें से एक अदिश राशि सही था। आप छोटे छोटी चीज़ को इग्नोर मत कीजिए, उसे लिखते चलें या फिर याद करते चलें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सामान्यतया वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के द्वारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 45 डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है। यह 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ काट वाले पारे के 76 सेंटीमीटर लंबे कॉलम के भार के बराबर होता है। ठीक है, अब बात आती है वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, ये बार होता है, BAR। अगर कभी कल एग्जाम में आपसे पूछ दे कि 1 बार बराबर कितना न्यूटन या क्या होता है, तो 1 बार बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसे आप याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और इसका एसआई मात्रक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। वायुमंडलीय दाब 10⁵ न्यूटन मीटर अर्थात 1 बार के बराबर होता है। जैसा कि पहले हम लोग बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं उसको, कि वायुमंडलीय दाब 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होते हैं, यानी 1 बार। ठीक है, आगे है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिसके कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है। इसे समझते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए ये आपका पृथ्वी है, ये एरिया, जैसे जैसे आप इससे ऊपर जाइएगा, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है, ये कम होते जाता है। ठीक है, अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है या पहाड़ों पर खाना जल्दी नहीं पकता है, उसका क्या कारण है, तो वायुमंडलीय दाब का कम होना। ये क्वेश्चन इस टाइप के बहुत घुमा फिरा के पूछ सकता है कि अगर आप पहाड़ों पर अधिकांश आपको चलने के लिए बोला जाता है, लेकिन आपको आगे की ओर झुकना पड़ता है ज़्यादातर, क्यों। उसी तरह से जैसे ये है वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिस जाती है, किस कारण, वायुमंडलीय दाब कम होता है। तो इसे आप याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, तो बैरोमीटर से। इसकी सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाया जाता है। कभी कल प्रश्न में पूछेगा कि किसकी सहायता से मौसम संबंधी पूर्वानुमान भी लगाया जा सकता है, तो अगर ऑप्शन में बैरोमीटर है तो उसे आप टिक कर सकते हैं। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है, इसे हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए ये आपका बैरोमीटर का पारा है। ठीक है, इसका पाठ्यांक यानी जो इसमें नंबर दिया हुआ है, इसका पारा जब एकाएक नीचे गिरता है इस टाइप से, तो आंधी आने की संभावना होती है। जब ये धीरे धीरे नीचे गिरता है, धीरे धीरे, तो वर्षा होने की संभावना होती है। और जब ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो साफ मौसम होने की संभावना होती है। ठीक है,
उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, नहीं तो आप इसे रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब बात आती है दाब में द्रव, ठीक है, प्रेशर इन लिक्विड। द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार पर अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं। यानी द्रव के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार अथवा तली के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव का दाब कहते हैं, ठीक है। द्रव के अंदर किसी वस्तु का द्रव के कारण दाब द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई, द्रव के घनत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। इसे फार्मूला से समझते हैं, प्रेशर बराबर H इंटू डी इंटू जी। H4 क्या हो जाएगा, गहराई, D4 घनत्व और G4 गुरुत्वीय त्वरण। आगे बढ़ते हैं। द्रवों में दाब के नियम, द्रव में दाब का नियम क्या होता है उसे समझते हैं। स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी वस्तुओं का दाब समान होता है। स्थिर, मान लीजिए ये एक बाल्टी है, यहाँ पे एक तालाब भी मान सकते हैं। एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब का मान समान होता है, ठीक है। अगला है, स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। तीसरा देखिए, द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। चौथा, किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व अधिक होने पर दाब भी अधिक होता है। ये चारों सेंटेंस आप निश्चित ही याद कर लें, या से 2-3 बार पढ़ लें, या अपने एक डायरी बनाएं जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट लगे जिसे आप बराबर याद नहीं रख सकते हैं, तो आप उसे वहाँ पे लिखते जाएं ताकि रिवीजन करने में आसानी हो कि आखिर में इसमें क्या पढ़ना है, क्या मुझे याद है और किसको ज़्यादा फोकस करना है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। दाब संबंधी पास्कल का नियम, कभी काल एग्जाम में पूछता है कि पास्कल का नियम संबंधित है किससे, द्रव दाब से संबंधित, ठीक है। पास्कल के नियम का प्रथम कथन क्या कहता है ये, यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, पास्कल के नियम के द्वितीय सिद्धांत क्या कहता है, किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल तथा द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिणाम से संचरित कर दिया जाता है। यह था इसका पहला कथन। दूसरा कथन, अब पास्कल के नियम पर आधारित कुछ यंत्र जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, जितनी भी सारे हाइड्रोलिक, जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, हाइड्रोलिक ब्रेक, ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है या किसके नियम पे कार्य करता है, अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो पास्कल के नियम पे आप उसे टिक कर दीजिए। अगला है, द्रव का दाब उस पात्र के आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता जिसमें द्रव्य रखा जाता है। इम्पोर्टेंट है ये कि द्रव का जो दाब होता है किसी बाल्टी, किसी मग या किसी उस पात्र या आकार की आकृति पर निर्भर नहीं करता जिसमें द्रव को रखा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है गलनांक तथा क्वथनांक पर दाब का प्रभाव क्या है। गलनांक और क्वथनांक पर दाब का प्रभाव, पहले बात करते हैं गलनांक पर प्रभाव। सबसे पहले अगर बात करें, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी बढ़ जाता है। जिस पदार्थ को हम गर्म करते हैं और जिसका आयतन बढ़ता है, किसी पदार्थ को अगर हम गर्म करते हैं तो उसका आयतन बढ़ता है, जैसे मोम ले लीजिए, घी ले लीजिए, ठीक है, तो उसका गलनांक भी बढ़ जाता है। दूसरा है, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है तो दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी कम होता है, जैसे बर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर। अगला है प्लवन, उत्प्लावक बल। उत्प्लावक बल क्या होता है, द्रव्य का
वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है। द्रव का वह गुण जिसके कारण वह वस्तुओं के ऊपर की ओर एक बल लगाता है उसे उत्प्रेरक या उत्प्लावक बल कहते हैं। यह बल वस्तुओं द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है जिसे उत्प्लावक केंद्र कहा जाता है। इसका अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया। प्लवन का या उत्प्लावन केंद्र का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? आर्किमिडीज ने। ठीक है। उत्प्लावक बल द्रव में डूबे पिंड के आयतन एवं द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। कभी कभी एग्जाम में पूछा सकता है कि उत्प्लावक बल किस पे निर्भर करता है, तो द्रव में डूबे पिंड के आयतन और द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है। पिंड जब द्रव में पूर्णतः डूब जाता है तो उत्प्लावक बल का मान अधिकतम होता है। किसी पिंड को जब हम लोग पूर्णतः द्रव में डुबा देते हैं तो उसका मान अधिकतम होता है। उत्प्लावक बल का मान ठोस वस्तु की प्रकृति पर भार पर निर्भर नहीं करता कि कोई वस्तु ठोस है या उसकी भार ज़्यादा है तो इस पर उत्प्लावक बल का मान निर्भर नहीं करता है। अब बात करते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबाई जाती है, आर्किमिडीज का सिद्धांत यह है कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी का आभास होता है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक है। जैसे आपसे एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछेगा कि मान लीजिए एक नाव है, उसे अगर किसी पानी में तैराते हैं तो वह कितना पानी विस्थापित करेगा। या सिंपल बात है, किसी वस्तु को अगर आप पानी में फेंकते हैं तो वो पानी के कितना भार के विस्थापित करेगा। इसका सिंपल फंडा है कि मान लीजिए किसी नाव को अगर हम लोग तालाब में या नदी में देते हैं तो वो नाव के बराबर जितने पानी है उतने पानी को वो विस्थापित करेगा। सिंपल सी बात है। बचपन में आप या अभी भी अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, वैसे कुआं तो बहुत कम मिलता है लेकिन आप यूज़ किए होंगे तो आप इसे इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे जैसे मान लेते हैं, एक मिनट, हाँ, कहाँ गया, मान लेते हैं इसमें से ये कुआं है। ठीक है। यहाँ पे रस्सी लगा हुआ है, यहाँ तक पानी है, यहाँ पे एक बाल्टी लगा देते हैं, ये पानी भरा हुआ है इसमें। जैसे जब तक ये पानी के अंदर है तब तक इसमें आपको भार में कुछ कमी का एहसास होगा। ठीक है। अब बात करते हैं, यह आभासी कमी जो होता है ये वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक। उम्मीद करते हैं आप इसे समझ गए होंगे। नहीं तो आप साथ में लूसेंट बुक रखें और वहाँ पे आप 2-3 बार उसे पढ़ लें या फिर वीडियो को 2-3 बार पीछे करके देख लें। प्लवन का नियम क्या कहता है? पहला नियम इसका, संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करती है। किस अवस्था में? संतुलित अवस्था में तैरने पर। ठोस का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होनी चाहिए। कभी कल घनत्व का वैसे पूछता तो नहीं है लेकिन पूछ ले, घनत्व बराबर क्या होता है तो द्रव्यमान बटे आयतन। लेकिन हाँ, ये पूछेगा आपसे कि इसका एसआई मात्रक क्या होता है। घनत्व का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर क्यूब या माइनस क्यूब बोल सकते हैं इसको, या आप इसे -3 याद रख सकते हैं। आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है? वस्तु का घनत्व और 4 डिग्री पर पानी का घनत्व। इसे हम लोग आपेक्षिक घनत्व का फार्मूला बोल सकते हैं। अगला देखते हैं, आपेक्षिक घनत्व एक अनुपात है अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता है। इम्पोर्टेंट है ये, एग्जाम में आपसे पूछेगा कि आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है। आप सिंपल सी बातें पढ़ते हैं, मात्रक तो सबका होता ही है। उसमें से 4 ऑप्शन देगा, जो आपको नहीं पता होगा कोई में इसमें चारों में से टिक करना है और लास्ट में एक इनमें से कोई नहीं दिया हुआ रहेगा। तो सबसे पहले आपका ध्यान जाता है वो 3 ऑप्शन पे, इसमें से क्या हो सकता है। चौथे पे बहुत कम जाता है कि इसमें तो बिल्कुल 3 में से कोई सही है, तो वैसा नहीं करना है। इसमें से आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, तो अगर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में है तो उसे टिक कर दें और ये ऑप्शन में रहेगा ही। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। किससे? हाइड्रोमीटर।
इससे मिलता जुलता शब्द आता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर, हाइड्रो और हाइग्रो में ज़्यादा अंतर नहीं है। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर में और आर्द्रता को हाइग्रो, ठीक है। ये हाइड्रो, ये हाइग्रो, तो आप कंफ्यूज मत होइए। सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है, इसलिए उसमें तैरना आसान होता है। ऐसे प्रश्न बना के पूछ सकता है आपसे कि किसी नदी की अपेक्षा तैराक को समुद्र में तैरना ज़्यादा आसान होता है। किस कारण? क्योंकि उसका घनत्व अधिक होता है, इसलिए तैराक करने वाले को समुद्र में तैरना ज़्यादा आसान लगता है। जब बर्फ़ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर होता है, यानी 10वां भाग। जब कोई, मान लीजिए महासागर है, ठीक है, ये कोई बर्फ़ का चट्टान है, ये कोई बर्फ़ का चट्टान है, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा हो गया, इसका महासागर को यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है। और ये कोई बर्फ़ का चट्टान है, इसका 90% भाग ये नीचे है और ये 10% भाग ऊपर है। ये बोल रहा है कि जब बर्फ़ समुद्र में के पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं। आप इमेज के थ्रू याद कीजिए तो आपको जल्दी याद रहेगा फिर लंबे समय तक। नेक्स्ट है, किसी बर्तन में पानी भरा है और उस पर बर्फ़ तैर रही है, ठीक। जब बर्फ़ पूरी तरह पिघल जाएगी तो पात्र में पानी का तल बढ़ता नहीं है, पहले के समान ही रहता है। जैसे आपको डाउट होता होगा कि मान लीजिए एक बाल्टी में पूरा बर्फ़ है, पूरा नहीं, एक इतना बड़ा बर्फ़ है, तो पानी कुछ कुछ भरा हुआ इसके तरफ। अब बात करते हैं कि अगर पूरा बर्फ़ पिघल जाए, पूरा बर्फ़ अगर पिघल जाता है तो पानी या बाल्टी में जो पानी भरा हुआ उसमें क्या परिवर्तन रहेगा? उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। उसमें से कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना ही वो बढ़ेगा ना ही घटेगा। नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए नमक के घोल में अंडा तैरता है। नमक के घोल बोल लीजिए या फिर आप समुद्री पानी बोल लीजिए जिसमें से नमक का कुछ मात्रा पाया जाता हो। इसमें से कहा, अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि क्या कारण है कि नमक के घोल में अंडा तैरता है, तो नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए नमक के घोल में अंडा तैरता है। आप इसे प्रैक्टिकली आप अपने जहाँ भी रहते हैं आप कर सकते हैं कि ढेर सारा उसमें नमक मिला दीजिए बॉयल करने में, तो आप देख सकते हैं इसे। खैर आगे देखते हैं। दूध की शुद्धता, दुग्ध मापी या लेक्टोमीटर। एग्ज़ाम में दुग्ध मापी बहुत रेयर केस में देता है, वो ज़्यादातर इसका यूज करता है, लेक्टोमीटर। तो आप दोनों को याद रखें। मित केंद्र क्या होता है? तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को उत्प्लावन केंद्र कहते हैं, ठीक है। उत्प्लावन केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्व रेखा जिस बिंदु पर वस्तु के गुरुत्व से जाने वाली प्रारंभिक ऊर्ध्वाधर रेखा को काटते हैं उसे मित केंद्र कहते हैं। ये डिफिनेशन आपसे नहीं पूछेगा, बस आप 2-3 बार इसे देख लें। अब देखिए, तैरने वाली वस्तु के अस्थायी संतुलन के लिए कुछ शर्तें होता है। पहला देखिए, मित केंद्र गुरुत्व केंद्र के ऊपर होना चाहिए, ठीक। दूसरा है वस्तु का गुरुत्व केंद्र तथा हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र अर्थात उत्प्लावन केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होनी चाहिए। अब बात करते हैं 7वां चैप्टर, क्या है? पृष्ठ तनाव। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसे हम लोग जल्दी कवर कर लेंगे। मुश्किल से आधा घंटा या 35 मिनट होते होते हम लोग इसका नेक्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा लंबा ना आपके लिए सही होगा और वैसे भी आप देखते देखते बोर हो जाइएगा, लेकिन फिर भी पेशेंस रखें आप। और लूसेंट सभी पढ़ते हैं, लेकिन उसे याद रखना, कवर रखना सबकी बात से नहीं हो, सबके बस की बात नहीं होती है। आप भी लूसेंट को कोई 2 साल से रखें, रूम में ज़रूर होगा, ऐसा नहीं कि रूम में नहीं होता है, रूम में होता है। बस 2-4 दिन देख लिए, उसके बाद फिर वैसे वैसे पढ़ा होता है। या अगर आप एक बार पढ़ भी लिए तो किसी कारण उसे छोड़ दिए हैं तो बस
जो भी पढ़ा है उसे भी आप भूल जाते हैं। तो मैं एक अलग से इसका स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि जैसे लूसेंट को कैसे, क्या उसका तरीका होना चाहिए, और ज़्यादातर तरीका जो भी है मैं साथ ही साथ आपको मैं बताते जा रहा हूँ। तो इसे आप ध्यान से देखते रहें और बस जहाँ तक हो, और कुछ कुछ जैसे एक डायरी हुआ या हाइलाइटर हुआ, और अपने बगल में एक लूसेंट का बुक भी लेके रखें, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, किस पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अब बात आती है ससंजक बल। ये क्या होता है? एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को, ठीक है, किस टाइप के बल को? आकर्षण बल को। ठोसों में ससंजक बल का मान अधिक होता है। ठोस में ससंजक बल का मान अधिक होता है, परिणाम स्वरूप उनके आकार निश्चित होते हैं। गैसों में ससंजक बल का मान नगण्य होता है। आप जस्ट अभी तुरंत डायरी में लिखें कि ससंजक बल ठोस में अधिक होता है, गैस में नगण्य होता है। बस यहाँ पे ऐसे गैस लिखें और सामने नगण्य लिखें। नेक्स्ट, आसंजक बल। आसंजक बल क्या होता है? दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल। ऊपर क्या था ससंजक बल में? एक ही पदार्थ। यहाँ पे क्या है? दो भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। आसंजक बल के कारण ही एक वस्तु दूसरे वस्तु से चिपकती है। एक वस्तु दूसरे वस्तु से चिपकती है किस बल के कारण? आसंजक बल के कारण। आपसे एग्जाम में अगर पूछे कि किस कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु से चिपक जाती है, तो आसंजक बल। नेक्स्ट देखते हैं, पृष्ठ तनाव। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहता है। इसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करता है। यदि रेखा की लंबाई L पर F बल कार्य करता है तो पृष्ठ तनाव बराबर F/T। F क्या है? बल है और L लंबाई है। ठीक है, इसमें से आपसे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं, बस इसे आप एक बार देख लें ढंग से, ताकि आ जाए तो बस निपट जाए किसी तरह। लेकिन हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें से पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है। इसे आप चाहें तो लिख लें या फिर याद कर लें, दो ही तरीका है। लिख के बार बार रिवीजन करें। पृष्ठ तनाव कैसा है? मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्रव के पृष्ठ क्षेत्रफल में एकांक वृद्धि करने पर किया गया कार्य पृष्ठ तनाव के बराबर होता है, 2 गुना होता है, 4 गुना होता है। तो ऐसे ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा, तो क्या होता है? बराबर होता है। इसके अनुसार पृष्ठ तनाव का मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, नेक्स्ट है, द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ऐसे सब क्वेश्चन ग्रुप डी वगैरह में या छोटे मोटे एग्जाम में पूछने में बड़ा मज़ा आता है। यहाँ तक कि बीपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है साइंस का, कि द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, बराबर रहेगा। इस टाइप से 4 ऑप्शन आपको दिया जाता है। तो द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप पर यह शून्य होता है। घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। अगर किसी जल में, शुद्ध जल में नमक मिलाएंगे तो उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। ठीक, अब केशिकत्व क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है। केशिकत्व एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है, केश नली कहलाता है। त्रिज्या बहुत कम लेकिन एक समान होती है। ठीक है, केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। ठीक, द्रव के केश नली में ऊपर चढ़ने अथवा नीचे गिरने का कारण द्रव का पृष्ठ तनाव है। किसी द्रव के, मान लीजिए सिंपल बात है ये, इसको देख लें कि आप
वैसे लैंप तो आजकल बहुत रेयर में यूज होता है, बिल्कुल ना होता है, लेकिन आप दिवाली वगैरह में जो आप दिए जलाते हैं, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप उसमें देखते होंगे कि दिया का जब तेल ख़त्म हो जाता है तो वो सूख जाता है। जब तक उसमें तेल रहता है तो वो तेल नीचे की ओर से ऊपर जाता है। किस कारण? केसी तत्व के कारण। और जब धीरे धीरे सूख जाता है तो ये फिर इसका नीचे आता है, ये भी केसी तत्व के कारण। ठीक है। किस सीमा तक द्रव केस नली में चढ़ता या उतरता है, या केस नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है? संकीर्ण नली में द्रव का चढ़ाव अधिक और चौड़ी नली में द्रव का चढ़ाव कम होगा। मान लीजिए जितनी पतली नली है इसमें से द्रव ज़्यादा चढ़ेगा, और अगर ज़्यादा चौड़ा है तो फिर ये कम चढ़ेगा। ठीक। सामान्यतः द्रव कांच को भिगोता है, वह केस नली के ऊपर चढ़ जाता है और द्रव कांच को नहीं भिगोता। सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोता है वह केस नली के ऊपर चढ़ जाता है, और जो द्रव कांच को नहीं भिगोता वह नीचे दब जाता है। जैसे जब केस नली को पानी में डुबाया जाता है तो पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है। ठीक है। और पानी का सतह केस नली के अंदर धंसा हुआ रहता है, इसलिए स्पर्श कोण न्यून कोण होता है। इसके विपरीत जब केस नली को पारे में डुबाया जाता है तो पारा केस नली में बर्तन में रखे गए पारे की सतह से नीचे ही रहता है, और केस नली में पारा की सतह उभरा हुआ रहता है, इसलिए स्पर्श कोण का मान अधिक कोण होता है। ठीक। अब केशिकत्व का उदाहरण देते हैं, इससे आप ढंग से समझ लीजिएगा। फिर ब्लॉटिंग पेपर स्याही को जल्दी सोख लेता है क्योंकि इसमें बने छोटे छोटे छिद्र केस नली की तरह कार्य करती है। इस एग्जाम्पल से, दूसरे वाले एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह और समझ जाइएगा कि केशिकत्व क्या होता है। लालटेन या लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है। तीसरा देखिए, पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण केशिकत्व की क्रिया के कारण ही ऊपर पहुंचते हैं, ये जड़ से लेके पत्ते तक। ठीक। किस कारण? केशिकत्व के कारण। आगे है, कृत्रिम उपग्रह के अंदर भारहीनता की अवस्था। कृत्रिम उपग्रह के अंदर यदि किसी केस नली को जल में खड़ा कर दिया जाए तो नली में चढ़ने वाले जल स्तंभ का प्रभावी भार शून्य होने के कारण जल नली के दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगा, चाहे केस नली कितनी भी लंबी क्यों ना हो। किस कारण? क्योंकि भार शून्य होता है। पांचवा देखिए, वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं ताकि मिट्टी में बनी केस नलियाँ टूट जाएं और पानी ऊपर ना आ सके और मिट्टी की नमी बनी रहे। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप इसे बराबर देखते होंगे। आगे देखते हैं, अगला देखिए, पेन का नीब बीच में घिरा होता है। पेन का नीब बीच से चीरा होता है जिससे इसमें छोटी सी बारीक केस नली बन जाती है, और केस नली द्वारा ही स्याही नीब की नोक तक चढ़ जाता है। ठीक। केशिकत्व की क्रिया के कारण ही कॉफ़ी पाउडर जल में बहुत जल्दी शीघ्र घुल जाता है। ये जितने सारे एग्जाम्पल दिए हैं आप इसे 2-3 बार पढ़ लें और इसे इमेजिन करके खुद पे देखें, या फिर एक इमेजिन करके इसे आप याद रख सकते हैं कि पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैराई जा सकती है। पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैराई जा सकती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि हाँ पतली सुई पानी में तैराई जा सकती है, किस कारण? उसके पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है। आगे, साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, अतः वे मैल में गहराई तक चले जाते हैं जिससे कपड़ा ज़्यादा साफ होता है। आप साबुन यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट पाउडर यूज़ करते हैं, सर्फ यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या करता है, क्यों जल्दी उससे कपड़ा साफ होता है? क्योंकि वो बहुत अंदर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे वो कपड़े के बहुत अंदर जाकर मैल को साफ कर देते हैं, इससे कपड़ा ज़्यादा साफ होता है।
साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव को कम हो जाता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछता है। पानी पर मच्छरों के लार्वा तैरते हैं, परंतु पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे लार्वा पानी में ही डूबकर मर जाते हैं। कभी कभार अगर गांव वगैरह में या शहर वगैरह में आप देखते होंगे कि कुछ अगर जहाँ पे ज़्यादा मच्छर है या उसको वहाँ पे केरोसिन का छिड़काव करते हैं, तो जो मच्छर पहले से हैं वो तो भाग जाते हैं, लेकिन उसका जो लार्वा होता है लाखों की संख्या में वो वहीं मर जाते हैं। इससे मच्छर थोड़ा कम होता है। गरम सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गरम द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है, अतः वह जीभ के ऊपर सभी भागों को अच्छी तरह फैल जाता है, इसलिए उसमें टेस्ट ज़्यादा आता है। श्यानता, श्यानता क्या होता है इसे हम लोग देखते हैं। श्यान बल किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं। किसे कहते हैं? किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं। अब श्यानता क्या होता है? तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है उसे श्यानता कहा जाता है। श्यानता केवल द्रवों तथा गैसों का गुण है। किसका है? द्रवों और गैसों का गुण है। द्रवों में श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बलों के कारण होती है। ये देखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्रवों में श्यानता जो होता है वह किसके कारण होता है, तो ससंजक बलों के कारण होता है। गैसों में श्यानता इसकी एक परत से दूसरी परत में अणुओं के स्थानांतरण के कारण होती है। आप क्रम में इसे पढ़ें, 2-4 बार देख लें, बस ये आराम से याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गैसों में श्यानता द्रवों की तुलना में बहुत कम होती है। ठोसों में श्यानता बिल्कुल नहीं होती है। एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है? शून्य होती है। नेक्स्ट देखिए, ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है परंतु गैसों की बढ़ जाती है। अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो द्रव की श्यानता क्या होगी? घट जाएगी, लेकिन गैस में यह बढ़ जाती है। किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है। इसका एसआई मात्रक डेकाप्वाइज या प्वाइजली है या पास्कल सेकंड। या तीनों में से कोई आपसे एक पूछा जाएगा या चारों में से, जैसे 4 ऑप्शन देगा तो उसमें से तीनों में से कोई एक देगा, तो आपसे बढ़िया यही होगा कि कम से कम तीनों को याद कर लें, ताकि जो चीज़ जानते हुए वो गलत हो जाए एग्ज़ाम में प्रश्न तो ये तो घोर अन्याय होगा फिर। इसलिए थोड़ा थोड़ा मिस न करें, और इसमें से मान लीजिए 3 दिया है तो आप तीनों को याद कर लें। इसे प्रायः नीटा द्वारा सूचित किया जाता है, ऐसे नीटा, ठीक है। अब सीमांत वेग क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ जाता है, किंतु कुछ समय के पश्चात वह नियत वेग से गिरने लगती है। इस नियत वेग को ही वस्तु का सीमांत वेग कहते हैं। जैसे जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग क्या होता है? बढ़ता है, किंतु कुछ समय के पश्चात जब वह नियत वेग से गिरने लगती है तो इस वेग को ही वस्तु का सीमांत वेग कहा जाता है, ठीक है। इस अवस्था में वस्तु का भार श्यान बल और उत्प्लावन बल के योग के बराबर होते हैं, अर्थात वस्तु पर कार्य करने वाले सभी बलों का योग शून्य हो जाता है। आगे देखिए, सीमांत वेग वस्तु की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। आपसे एग्जाम में पूछे कि सीमांत वेग वस्तु की त्रिज्या के क्या होता है? वो अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात बड़ी वस्तु अधिक वेग से और छोटी वस्तु कम वेग से गिरती है। इसे आप ऐसे लॉजिक से समझ सकते हैं, मान लीजिए कि ये कोई 5 मंजिला मकान है, ठीक। यहाँ से कोई एक किसी पत्थर को फेंकता है, मान लीजिए 1 किलो का है और ये 5 किलो का है, तो सबसे पहले कौन सा पहुँचेगा नीचे? 5 किलो वाला। तो आप समझ गए होंगे।
अब है धारा रेखीय प्रभाव। द्रव का ऐसा प्रभाव जिसमें द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है उससे पहले वाला कण गुजरा था, धारा रेखीय प्रभाव कहलाता है। इसमें बनी नियत वस्तु पर प्रभाव की चाल व उसकी दिशा निश्चित बनी रहती है। ठीक है। क्रांतिक वेग, धारा रेखीय प्रभाव के महत्तम वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं। अर्थात धारा रेखीय प्रभाव की वह उच्च सीमा जिसके बाद द्रव का प्रवाह धारा रेखीय न होकर विक्षुब्ध हो जाए, वह वेग क्रांतिक वेग कहलाता है। ठीक है। यदि द्रव प्रभाव का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसका प्रवाह उसकी श्यानता पर निर्भर करता है। यदि द्रव प्रभाव का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसका प्रभाव उसकी श्यानता पर निर्भर करता है। यदि द्रव प्रवाह का वेग उसके क्रांतिक कोण के वेग से अधिक होता है तो उसका प्रवाह मुख्यतः उसके घनत्व पर निर्भर करता है। ये थोड़ा चीज़ है, इसे आप याद रख सकते हैं या इसे ध्यान रख सकते हैं। जैसे ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बहुत अधिक गाढ़ा होने पर तेजी से बहता है, क्योंकि उसका घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है और घनत्व भी उसके वेग को निर्धारित करता है। ठीक है। ये लावा जितना गाढ़ा होगा वो उतने तेज से बढ़ेगा। ठीक। अब बात करते हैं क्या हो गया ये बर्नौली का प्रमेय, इसका सिद्धांत क्या है? बर्नौली सिद्धांत देखते हैं। जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारारेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन के कुल ऊर्जा, जिसमें से दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग नियत होता है। इस प्रमेय पर आधारित बेंटूरीमीटर से नली के द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जा सकती है। ठीक है। और इसके आगे हम लोग चैप्टर 9 प्रत्यास्था है और 10वां चैप्टर हो जाएगा सरल आवर्ती गति है और 11वां है तरंग। तो इन 3 या 4 चैप्टर जहाँ तक हो सके, जितनी जल्दी हो सके इसे हम लोग कवर करने का प्रयास करते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें से कुछ जो डिफिनेशन होता है उसे हम पढ़ते निकल जाते हैं, तो उसमें से डिफिनेशन आजकल किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। जो लॉजिक टाइप का क्वेश्चन है, जो थोड़ा स्टैटिक क्वेश्चन है, उसे एग्ज़ाम में डिमांड होता है पूछने का। तो ऐसा नहीं है कि जो डिफिनेशन वगैरह है वो आपसे पूछेगा नहीं, तो उस पर हम बस उसको रीड करके निकल जाते हैं ताकि आपको भी अच्छा लगे सुन के, और इसमें से जो इम्पोर्टेंट है उसे हम बताते जा रहे हैं आपको। ठीक है। तो नेक्स्ट मिलते हैं जल्दी। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें, इसे लाइक कर दें, क्योंकि हम लोग इसमें से लूसेंट को जितना जल्दी हो सके कवर कर सकते हैं। हाँ, मैं आपको साथ ही साथ दूसरा बता दूं कि इससे संबंधित जितने सारे चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, इससे संबंधित आप अगर चैप्टर वाइज टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा इसका। प्रत्येक चैप्टर से जितने सारे प्रश्न बन सकते हैं, अगर आप उसको ढंग से एक बार कर लेते हैं तो मैं कम से कम गारंटी ले सकता हूं कि 100 में से आप 80-85 प्लस क्वेश्चन उससे कहीं नहीं जाएगा। बस उस क्वेश्चन को आप ढंग से कर लें, तो चाहे आप उसको लिख के करें या याद करके करें, बस जैसे भी उसको करना है उसको बस कर लीजिए। अगर आप क्वेश्चन देखिएगा तो खुद से चल जाएगा पता है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, तो उसे भी आप जाके देख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।